Hello, 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 hello. This is Dr. P.K. Srivastava presenting a video on गाय भैंस के फीडिंग के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न को एक जगह मिला करके रख करके उनका उत्तर देने का प्रयास किया गया है. This video includes frequently asked questions on cattle feeding for the dairy animals, and this is what has been compiled, and this is dairy animal feeding part 1. Like that there will be part 2, part 3, but let us continue with the part 1 currently. Part 2 will be coming very soon. My name is Dr. P.K. Srivastava, ex-NDDB officer. This is my credential, Dairy Business Guru. और ये हमारा साइट और ये हमारा ईमेल जिसके ऊपर आप कभी भी कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं. वीडियो में यदि कोई भी चीज आपको ऐसा लगता हो जो कि सत्य से परे है, जो सत्य नहीं है, if you feel like the video has got something which is not true, please give me a mail. I will clarify and I'll be happy to clarify and keep your questions answered. Let's go to the next slide. In every slide you will find a slogan. डेयरी व्यवसाय बड़े किसानों का विषय है, ये छोटे किसानों का विषय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है और कम इन्वेस्टमेंट में आप टेक्निकल डेयरी फार्म नहीं खोल सकते हैं. चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. ये हम स्लाइड हर एक अपने वीडियो में रख रहे हैं. इसका कारण है the main reason is that everybody asks whether dairy business is a profitable or not. Here is the answer. If you are having all these things with you, 100% you are going to be into profit. If you are not having these things, you are in hurry to open the dairy business with the traditional system, you are 100% going to lose in the dairy business. Let us not blame to the animals, to the environment, to the calamity. No. It is everything depending on the owner. Owner decides in the beginning to get the losses and he or she gets the losses. If you have all these things, if you do a proper planning, आप अच्छी प्लानिंग करेंगे, अच्छे कंसल्टेंट से जुड़ेंगे जिनको जानकारी होगी पशुपालन का, बीमारियों का, दूध प्रोडक्शन का, जानवरों के रखरखाव का, फाइनेंस का, अकाउंट्स का, हरे चारे का, इन सभी चीजों का जिसको जानकारी होगा वो एक अच्छा कंसल्टेंट होंगे जो आपको हेल्प करेंगे. आप कभी भी लॉस नहीं लेंगे, कभी भी लॉस नहीं मिलेगा, आपको हमेशा प्रॉफिट होगा. ये गलत धारणा है कि डेयरी में लॉसेस होते हैं. डेयरी में लॉसेस तब होते हैं जब उसे बिना प्लान के शुरू किया जाता है. यहाँ पर हमारे बहुत सारे बड़े बड़े स्लोगन लिखे हुए हैं, कृपया इनको पढ़ें. प्लीज रीड दीज स्लोगन्स एंड दीज आर ऑथेंटिक स्लोगन्स. डेयरी व्यवसाय बड़े निवेश और नियोजन का विषय है, भूमिहीन छोटे या मझोले किसानों के लिए नहीं. कृपया दूध ज्यादा देने वाले पशुओं को खरीद कर उन्हें लाकर चारे के बिना और अच्छे शेड के अभाव में पालकर खराब न करें. ये देश की संपत्ति का नुकसान है. आगे चले. लेट्स गो टू द थर्ड स्लाइड. डेयरी व्यवसाय में जीविकोपार्जन क्या है और व्यवसाय क्या है. ये व्यवस्था पूरे भारत में फैली हुई है. सबको लगता है कि हमने 2 जानवर रख लिया तो हमने डेयरी का व्यापार कर लिया. एक्चुअली ऐसा नहीं होता है. आप केवल एक दूध उत्पादक बने हैं और आप किसी न किसी डेयरी के लिए जो वास्तव में व्यवसाय कर रहा है उसके केवल आप पोरर हैं, केवल आप दूध देने वाले प्राणी हैं.
बाकी कुछ भी नहीं है। व्यवसाय तो वो कर रहे हैं जो बड़े बड़े डेयरी चला रहे हैं, या व्यवसाय वो कर रहे हैं जो बड़े बड़े फार्म चलाते हैं। और व्यवसाय करने वाले को इन सारे मुद्दों से गुजरना पड़ता है। दिस ऑल दे हैव टू डू, देन दे आर ए बिजनेसमैन। If they are not doing these things, they are doing these things, they are only doing जीविकोपार्जन, they are only doing livelihood. They are earning money to feed themselves and their family. That's all. Nothing more than that. Okay? भारत में ज्यादा लोग जीविकोपार्जन के लिए डेयरी चलाते हैं, वो व्यवसाय नहीं करते। इस गफलत में, इस गलती में आप न रहें कि आप व्यवसाय कर रहे हैं। एक्चुअली कुछ नहीं कर रहे हैं आप किसी के लिए दूध का उत्पादन कर रहे हैं बस। एक तकनीकी डेयरी फार्म व्यवसाय में कम से कम 30 पशु यदि रखे जाते हैं तो 1.5 लाख से लेकर के 1.61 लाख प्रति जानवर खर्चा आता है, इससे कम नहीं आता है। तो ये छोटे किसानों का विषय नहीं है, इसलिए डेयरी व्यवसाय बड़े किसानों का विषय है। ये मझोले, छोटे या जिनके पास जमीनें नहीं हैं, भूमिहीन किसानों के लिए ये व्यवसाय नहीं है। अब आते हैं, देखते हैं कि क्या एनिमल फीडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। आप समझ लें कि आपके रेकरिंग कॉस्ट का करीब 70% केवल फीडिंग का खर्चा आता है। मतलब यदि आप फार्म चलाने जा रहे हैं, व्यवसाय करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि रेकरिंग कॉस्ट का 70% केवल फीडिंग पे जाता है। और इसीलिए फीडिंग पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं हमारे पास। एंड आई हैव ट्राइड टू कंपाइल देम, आई हैव ट्राइड टू आंसर देम एज पॉसिबल, which can be understood by anybody. This video is in a dual language, Hindi and English. Anybody can read, understand, stop the video and read the things and then understand. If they are not getting any clue somewhere in some of the questions, please raise your questions on the email. We will answer it, we'll clarify it. तो पहला प्रश्न है कि मेन रीजन डेयरी में लॉसेस के क्या होते हैं। हमने यहाँ 4 लॉसेस गिनाए हैं। पहला, पुराने पशुपालन तरीकों को कॉपी कर लेना। दूसरा, सेकेंड इज डू नॉट डिवोट टाइम ऑन द टेक्निकल प्लानिंग। थर्ड थिंग, नेवर प्लान फॉर द बैलेंस्ड फीडिंग। This is the main reason for the losses. No other reason. This is the main reason. You are not giving balanced feeding to your animal and hence you are certainly going to get the loss. Not use modern breeding system. अभी भी हम बुल को रख करके ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो व्यवसाय में फायदे की चिंता न करें। आपको घाटा हो नहीं वाला है, कभी फायदा नहीं होगा। दूसरे प्रश्न पे जाए, भारत में अधिकतर पशुओं की फीडिंग होती कैसे है। ये देखिए, हमने यहाँ पे कोशिश किया है आपको दिखाने का, एक दुकान का चित्र है। ये चीजें किसान खरीद के लाता है, उसे कुछ नहीं मालूम है कि जो बेचा जा रहा है उसमें न्यूट्रिशन क्या है, उसमें कितने पोषक तत्व हैं, वो क्या खिला रहा है। उसमें से चूनी चूकर मिला करके और अपने घर में जो बचा रहता है चूनी चूकर, उसी को मिला करके वो जानवर को खिलाता है और समझता है कि जानवर दूध नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दूध दे रहा है, हमने तो 20 लीटर की गाय खरीदी थी, 8 लीटर पे क्यों आ गई। उसको पता नहीं है वो क्या खिला रहा है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, वो खिलाने पर चिंता नहीं करता। बैलेंस फीडिंग जानता नहीं है क्या होता है, फीडिंग को ही नहीं जानता है। They don't know what is feeding and they go for the dairy business. So these questions will come. You stop the video, read the video. Wherever you are having some difficulty, please raise the queries on email ID and we will definitely answer. No email ID questions are left unanswered. We always attend every question of the farmer. Go to the next slide. Here we have tried to explain what is a ration. I mean, what is ration? राशन क्या होता है। जैसे हमारी थाली होती है, वैसे पशु का राशन होता है। हम एक थाली में क्या, चावल भी होता है, दाल भी होता है, रोटी भी होता है, सब्जी भी होता है, पूड़ी होता है, पराठा होता है,
ढेर सारी चीजें मिला करके हम खाना खाते हैं। जानवरों को इसकी चिंता हम नहीं करते हैं, जो हम दे देंगे वो तो खा ही लेगा, लेकिन उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, वो दूध कम कर देगा। अगर आप बैलेंस राशन नहीं देंगे तो दूध कम कर देगा। अब देखिए, 2 से 3% बॉडी वेट का उसको डीएमआई चाहिए। डीएमआई क्या है? ड्राई मैटर इंडेक्स। मतलब जो आप खिला रहे हैं उसमें एक्चुअल जो माल है जो उसके शरीर में लगने वाला है, उसको ड्राई मैटर बोलते हैं। वो ड्राई मैटर कितना परसेंट उसके बॉडी के हिसाब से होना चाहिए। अब देखिए, 600 किलो का यदि पशु है तो 18 किलो ड्राई मैटर रोज खाना चाहिए उसे। अगर 500 किलो का पशु है तो 15 किलो ड्राई मैटर रोज उसको खाना चाहिए। ये कैसे है? बफेलो में हम 3% देते हैं और गाय में हम 2% देते हैं। तो गाय में 12 से 10 किलो, 10 से 12 किलो, और भैंस में 15 से 18 किलो का ड्राई मैटर उसको रोज प्राप्त होना चाहिए। अब देखें, क्या आप देते हैं इतना? मन में सोचे। पहले तो ड्राई मैटर निकालना नहीं आता है, उसके लिए आप ड्राई मैटर कैसे निकालें, इसको हम पार्ट 2 में एक्सप्लेन करेंगे। वो थोड़ा सा कठिन शब्द है, लेकिन उसको हम आसान तरीके से आपको पार्ट 2 में समझाएंगे। एक साधारण भाषा में इसको जाने तो 25 से 30 किलो पर एनिमल को पर डे भोजन देना है। ये प्रतिदिन की बात है, सुबह शाम मिला करके, जिसमें कि 20 से 23 किलोग्राम ग्रीन फाडर होना चाहिए और 5 से 7 किलोग्राम ड्राई मैटर होना चाहिए, ड्राई फाडर होना चाहिए। दो तरह का फाडर होता है, आप देखते हैं, हरा चारा होता है, सूखा चारा होता है। ये उसका अनुपात बता रहा है कि इतना होना चाहिए। आगे आप देखेंगे कि भरपूर हरा चारा खिलाने से पशु की इम्यूनिटी बनी रहती है, वो बीमार नहीं पड़ता, उसे मेटाबॉलिक बीमारियां नहीं होती। होता क्या है कि फीडिंग एलोन मेक्स 65 टू 70% ऑफ द टोटल रेकरिंग कास्ट। इसलिए ये बहुत जरूरी है। अगर ये आप ये नहीं करते हैं तो डेयरी व्यवसाय में मत जाइए, आपको नुकसान होगा, आपका सारा पैसा डूब जाएगा और आप दूसरों को दोष देते रहेंगे। In fact, you are responsible. The owner is responsible for the losses in the dairy business. It is not the animal, it is not the climate, it is nothing else. It is only the owner. Now, yeah, we have calculated here for a cow which is giving 10 kilo of milk, 10 liter of the milk, right? Yadi it is giving 10 liter of milk, then how much you will feed? Could 5 kg cattle feed you have to give, means 5 kg concentrate and hara chara or bhusa, whatever we have given, 20, and 5 kg हरा चारा या सूखा चारा मिला करके आपको इतना देना है। अगर इतना नहीं खिलाते हैं तो भाई साहब भूल जाइए, या बहन जी भूल जाइए, आपको कभी भी फायदा नहीं होगा डेयरी व्यवसाय में। आप बेकार का समय बर्बाद कर रही हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट को देखिए, वाई डेयरी। ये अच्छा, ये बताइए, जब आप डेयरी व्यवसाय में जाते हैं तो इन चीजों को क्यों नहीं आप करते हैं? प्रश्न ये पूछा जाता है कि डेयरी व्यवसाय वाले ये गलतियां करते क्यों हैं? वो ओवर कॉन्फिडेंस में वो समझते हैं कि हमने जो है जन्म जन्मांतर से देखा हुआ है कि साहब डेयरी कैसे चलता है। जानवर लाते पेड़ के नीचे बांधते हैं, अपने बरामदे में बांध देते हैं, गोबर हटा देते हैं, खाना खिला देते हैं, जानवर दूध देता रहता है। परंतु भाई साहब वो व्यवसाय नहीं है। वो तो ये है कि आपके चाय पानी का दूध निकलता रहता है, बच्चों के पीने का दूध निकलता रहता है, मैटर खत्म। व्यवसाय कहाँ है? जब आप व्यवसाय करने जाते हैं तो उसके स्केल ही अलग होते हैं। तो इस गलती में, इस गफलत में वो लोग रहते हैं कि हमें डेयरिंग आता है और वहीं गच्चा खा जाते हैं, वही उनके डूबने का तैयारी हो जाता है। हमेशा जाइए डेयरी बिजनेस के लिए प्लानिंग करिए, टेक्निकल प्लानिंग करिए, कितना लगेगा, कितना जानवर रखेंगे, क्या खिलाएंगे, क्यों खिलाएंगे, किससे उसकी ब्रीडिंग कराएंगे, ब्रीडिंग के लिए कौन जिम्मेदार है, बीमारियों के लिए कौन जिम्मेदार होगा। इस सारी चीजों की प्लानिंग करने के बाद डेयरी व्यवसाय में उतरिए। डीपीआर लीजिए, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाइए, टेक्निकल एडवाइस लीजिए। जो जो बेहतरीन, जो अच्छे कंसल्टेंट होते हैं, अच्छे कंसल्टेंट इस बात को जानते हैं कि क्या चीज बताना है, कब बताना है,
यदि वो पूरी चीजें एक साथ बता देंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो धीरे धीरे स्टेप वाइज, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, दे गो स्टेप बाय स्टेप, and then they take you to the place where you are confident to run the business, and then they leave hand. This is called the hand holding by a able consultant. So that's important. Consultant आपको क्या देता है? सुझाव देता है, समझाता है क्या करें क्या ना करें, खतरे से आगाह करता है, क्या होने वाला है। अब एक फार्म में 4 एबॉर्शंस हो गए हैं। हमको परसों खबर मिली कि 4 एबॉर्शंस हो गए। हमने कहा क्यों हुआ? बोले साहब हमें नहीं पता। हमने कहा किसको आपने लगाया था? कौन आदमी है जो देख रहा है इसके ब्रीडिंग को? कौन देख रहा है? बोले साहब हमारे यहाँ कोई नहीं है देखने वाला। तो ये होगा ही। आपने डेयरी क्यों रख लिया? 70 एनिमल है, क्यों रखा? सो यू आर डूइंग द मिस्टेक सर। यू आर आस्किंग डेयरी टू गिव यू लॉसेस। तो कृपया ये न करें। आप डेयरी व्यवसाय से ये न कहें कि मुझे घाटा दो। एक्चुअली आप यही कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द लोग जब कंसल्टेंट के पास नहीं जाते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं, पुराने प्रथा को चालू रखते हैं, तो यही हाल होता है। इसलिए आपका नुकसान होता है। अगले स्लाइड में जाते हैं। डेयरी पशु ड्राई क्यों होता है? लोग पूछते हैं दूध देना बंद क्यों कर देता है? भाई खिला तो रहे हैं। वाह कमाल है। एक नेचुरल प्रोसेस है। प्रकृति ने बनाया है कि पेट में पल रहा जो बच्चा है उसको भरपूर खुराक मिलता रहे। जब तक जानवर पूरा दूध देता रहेगा तो उसके बच्चे को अंदर से खुराक कहां से मिलेगा जो पेट में पल रहा है। इसलिए ये नेचुरल प्रोसेस है, ये प्राकृतिक प्रोसेस है जिसमें कि जानवर ड्राई होता है। भैंस भी गाय भी ड्राई होते हैं। और ड्राई होने के समय हमारे यहाँ प्रथा, किसानों के मन में बात है कि वो दूध, उसको कोई भी चारा खिलाना बंद कर देते हैं। बोले आप तो दूध दे नहीं रही, आप क्या करना है? उन भूल जाते हैं कि उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है जो आगे चल के तुम्हारे यहाँ बछिया बनेगा और वो आपका गाय बनेगा। वो भूल जाते हैं और वो सूकड़ा सा पैदा होता है और धीरे धीरे मर जाता है। किसी काम का नहीं होता है, मर जाता है। आपने 9 महीना उसको पाला और बाद में बच्चा जो है आपके किसी काम का नहीं रहा। तो फायदा कहाँ हो रहा है? आपने चिल्लर बचा लिया और लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। इसी तरह से भारत में डेयरी लोग बाग ज्यादातर लोग करते हैं और इसीलिए लॉस होता है। तो ड्राई होना एक नेचुरल प्रोसेस है। आपको खुश होना चाहिए कि जानवर ड्राई हो रहा है ताकि उसके पेट का बच्चा जो पल रहा है एक अच्छी बच्चिया बनेगी, वो अच्छी गाय बनेगी, वो ज्यादा दिनों तक दूध देगी, ज्यादा बच्चे देगी, ज्यादा लैक्टेशन देगी। सो वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। आप तो उसका खाना ही बंद कर देते। भारत में बछियाओं को खिलाया ही नहीं जाता है। उसकी चर्चा हम पार्ट 2 में करेंगे। आप देखिए, लेट्स गो फॉर ए क्वेश्चन। Why high yielding animals brought from the Punjab and Haryana reduce milk when it reaches to the other parts of India? क्यों? ऐसा क्यों होता है? आप 20 लीटर 25 लीटर की गाय हरियाणा से भैंस जो है 18 किलो 20 किलो की भैंस खरीद करके लाते हैं। आपके घर आते आते हो 10 किलो 8 किलो 4 किलो 5 किलो की क्यों हो जाती है? क्योंकि आप वही चीज खिलाते हैं जो मैं दिखा रहा था। आप यहां से लेकर के खिलाते हैं, आपको पता ही नहीं होता है कि वो क्या दे रहा है। क्यों नहीं खाने को, जब 70% का खर्चा खाने का ही है तो आप क्यों नहीं इसको प्लान करके कर सकते हैं? क्यों नहीं फार्म में बना सकते हैं? जब आप फार्म में बनाएंगे तब जाकर के आप उसको जानेंगे कि क्या खिला रहे हैं। अदरवाइज तो आपको पता ही नहीं क्या खिला रहे हैं। इवन बाजार से जो कैटल फीड खरीद रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है आपको थोड़ी पता है। वो छाप के दे दिया, आप खिला रहे हैं और दे रहे हैं। भाई क्यों नहीं दूध बढ़ रहा है? इसीलिए नहीं बढ़ रहा है, समझे? तो पंजाब हरियाणा से खाली दूध गाय खरीदने से नहीं होगा, उसको खिलाने से होगा, उसको बैलेंस फीड फार्म में देने से होगा। पंजाब में देता है, हरियाणा में देता है, उसको गाय को बेचना है, वो बेच लेता है, पैसा ले लेता है आपसे और आप उसको लाके अपने घर में मार देते हैं। तो ये गौ सेवा नहीं है, एक तरह से पाप है। कृपया इससे बचे। उसको सही ढंग से पेट भरना खाना नहीं देते हैं, उन्हें कष्टप्रद बाड़े में रहते हैं। मक्खी मच्छर गोबर के साथ उसको आराम नहीं मिलता है, अपनी शक्ति भर दूध नहीं देता है। पशु चिकित्सक उससे ज्यादा दूध देने के लिए दवाएं ठोक देते हैं। ये क्या है?
ये क्या तमाशा है भाई? उसको खाना मिल ही नहीं रहा है, वो दूध कहाँ से बनाएगा? आप उसको दवा दे देंगे कि दूध बढ़ाने के लिए, तो दूध बढ़ जाएगा। हद हो गई साहब। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो? जानवर को खुराक और बाड़े का आराम चाहिए, उससे मिलता, उससे मिलता है दवाई। उसे चाहिए खुराक, मिलता है दवाई। वो बीमार पड़ जाता है, खराब हो जाता है, धीरे धीरे कमजोर होकर बांझ हो जाता है। ये चलता रहता है। हर एक डेयरी जो जानवर पालता है वो सब इस बात को जानते हैं, करते नहीं है, क्योंकि पैसा लगता है। इसीलिए मैं कहता हूं, डेयरी व्यवसाय बड़े किसानों का विषय है, छोटे किसानों का विषय नहीं है। जिनको खुद खाने को नहीं है, कृपया अच्छे जानवर न रखें। 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर के जानवर रखिए, घर में चाय वाय पीजिए, बच्चों को पिलाइए, स्वस्थ रखिए। इससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। अब कई तरह की फीडिंग होती है, देखते हैं क्या है। ट्रांजिशन फीडिंग क्या होता है, ग्रुप फीडिंग क्या होता है, टीएमआर फीडिंग क्या होता है, हाँ, मेंटेनेंस कंसंट्रेट फीडिंग क्या होता है, चैलेंज फीडिंग क्या होता है, डीएमआई के आधार पर जो फीडिंग होता है, जिसे हम विस्तार से पार्ट 2 में बताने जा रहे हैं, वो क्या होता है। अब इतने प्रकार की फीडिंग जानने के बाद तब आपको समझ में आएगा कि हमको कब खिलाना है, कब क्या देना है, कब कैसे करना है। अदरवाइज तो नुकसान तो तैयार ही है, आपके लिए तैयार बैठा है। ट्रांजिशन फीड वो होता है कि 2 महीना 3 महीना जानवर के बच्चा देने से पहले और 2 महीना 3 महीना बच्चा देने के बाद का जो फीडिंग सिस्टम है, उसमें ये कोशिश किया जाता है कि ऐसे हम धीरे धीरे उसके कंसंट्रेट बढ़ाएं फीड में, ताकि उसको आदत बन जाए, ताकि जब दूध दे तो एकदम से उसको मिल्क फीवर ना हो, किटोसिस ना हो, मेट्राइटिस ना हो, उसको इस तरह की बीमारियां ना हो। हम तो तब इंतजार करते हैं कि जिस दिन दूध देगी उस दिन ठोक देंगे उसको, जितना और ले भाई पी खा। बट ऐसे नहीं होता है। जानवर भी एक जानवर है भाई, जिंदा है। शुरू से अगर आदत डालेंगे, 2 3 महीने पहले से धीरे धीरे बढ़ाएंगे खाना उसका, तो जब दूध देगी तो उसको पचाने में आराम मिलेगा। उनको इन बीमारियों से वो, आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें बताना संभव नहीं है। लेकिन इसमें इतनी चीजें हैं कि अगर आप पढ़ लेंगे तो आप गलतियां यदि नहीं करना चाहेंगे तो नहीं करेंगे, करना चाहेंगे तो करेंगे आप फिर से गलती, और फिर नुकसान होगा। कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप फीडिंग ये होता है कि हम सबको एक ही खाना दे देते हैं। जो दूध दे रहा है वो, जो बछिया है वो, जो बछड़ा है वो, सबको जो भी जैसा जितने उम्र का, जो ड्राई है खाली उसका कैटल फीड हटा देते हैं, बाकी खिलाते रहते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि सबका खाना अलग होता है। आप कैसे करते हैं, एक बच्चे को क्या देते हैं, एक थोड़ा बड़ा हो जाता है बच्चा, स्कूल जाता है तो क्या देते हैं, उसके बाद और बड़ा होता है तो जब दौड़ता कूदता खेलता कूदता है, पढ़ता लिखता है तो क्या देते हैं, उसके बाद जब उसकी शादी होती है तो क्या देते हैं, उसके बाद जो बूढ़ा हो जाता है तो क्या देते हैं। यही चीज आप जानवर में क्यों नहीं लागू करते, ताकि आपको नुकसान ना हो। इसी को ग्रुप फीडिंग कहते हैं। इसी तरह टीएमआर फीडिंग पे तो हम आगे बात करेंगे, पार्ट 2 में जाएंगे। मेंटेनेंस कंसल्टेंट क्या है भाई साहब? सब लोग ये कहते हैं कि जब जानवर ने दूध देना बंद कर दिया तो हम कैटल फीड क्यों खिलाएं। कमाल है यार, शरीर तो है उसका, उसका शरीर तो डाउन नहीं हुआ है, शरीर तो नहीं मर गया है। शरीर मर गया तो कहां से दूध आ रहा है? तो दिस 1 kg वॉट एवर वी आर गिविंग इज ए मेंटेनेंस राशन, whether it is in milk or it is dry. You have to give this 1 kg cattle feed. You can't stop it. You can't. Now there is a story of the cattle feed. We'll come to that. Challenge feeding क्या है? Challenge feeding is the same thing. That when the animal is going to conceive, it needs support so that it comes in heat properly. It accepts the sperm, become pregnant, and then it is ready to feed the feed the baby, feed the small baby in the womb. For that, a challenge feeding, you have to see what the animal is suffering from. What is the stage of the animal? Is it empty and giving milk, or it is pregnant and giving milk?
or it is advanced pregnant and giving milk, or it is a dry and advanced pregnancy. So these are the stages. Based on that, you have to give the feeding, and then you will get the profit. Not like that, sir. It is not like something like कि लाया और फटाफट जो है मारा, दूध में चीनी डाला और पी गए. It's not that business. It is something very difficult business. So whenever you are going to put into that, first you should have capital, you should have land, you should have intention, you should have a good consultant, and you should have the knowledge, you should have some basic training. Then only you should enter into the business. Otherwise, don't do business. You are wasting animals, you are wasting your money, you are wasting your funds, you are wasting your time, and you are abusing the dairy business. Don't do that. So let's go to the next slide. हरे चारे की कमी क्यों है भाई? जो हमारे यहाँ एग्री लैंड था जब हम 51 में सेंसस हुआ था, और आज के एग्री लैंड में जो कल्टीवेबल लैंड जो कहलाता है, कोई खास अंतर नहीं हुआ भाई साहब. अब तब हम 35, 40, 32 करोड़ रहे होंगे, आज हम लोग 140 करोड़ हैं. आप क्या समझते हैं कि भूमि का बंटवारा नहीं हुआ होगा? आप क्या समझते हैं कि एक एक परिवार में जो पहले अगर जिसके पास 5 एकड़ जमीन रही होगी, आज उसके पास आधा एकड़ भी जमीन शायद न हो प्रति व्यक्ति. तो जब उसके पास अपने खाने के लिए उगाने के लिए नहीं है, वो चारा कहां से उगाएगा? दूसरी बात देखें, कारण देखें. ये जो चारा भूमि हुआ करती थी पहले जमाने में, जानवर चरने जाया करते थे, चारागाह हुआ करता था, वो वन की भूमि हुआ करती थी, वो सभी दबंगों के कब्जे में है. किसी भी गांव में आप चले जाइए, उस गांव का प्रधान उसको कब्जा किए हुए है, कुछ अपना बनाया हुआ है वहां पर. उसके बाद जो अर्बनाइजेशन होता है, जो शहरीकरण होता है, गांव बदल करके शहर बन जाता है, ऑब्वियसली वो भूमि चली गई सारी की सारी. जहां जानवरों का हक था, आगे बढ़े. परिवार जमीन में पीढ़ी दर पीढ़ी बंटवारा हो रहा है, जैसी हमने बात करी. सरकार भी चाहती है कि भाई लो इनपुट लो आउटपुट में काम करो. भाई सारे लोग 2-2 लीटर 4-4 लीटर 10-10 लीटर दूध पैदा करो और डेयरी को दो. डेयरी तो हो ही रहा है, चल तो रहा है, ये सबको दूध मिल रहा है, मामला खत्म. लेकिन फार्म का दूध नहीं मिल रहा है भाई साहब, जो पूरे वर्ल्ड में लिया जाता है. फार्म से डायरेक्ट दूध आता है और पता रहता है कि किस फार्म का दूध है, पता रहता है कि कितना इसके कैसी क्वालिटी है, उस हिसाब से वहां दूध बिकता है. हमारे यहाँ यही चलता है कि लो इनपुट लो आउटपुट करो, कम लगाओ कम पाओ. इस तरह से डेयरी हमारे यहाँ चलती है भारतवर्ष में, और उसी को लोग व्यवसाय समझ लेते हैं. एक्चुअली व्यवसाय नहीं है वो किसी तरह जीविकोपार्जन करने का एक तरीका दे दिया गया है. और चूंकि जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए वो हम लोग को अच्छा लगता है, सभी लोग उसमें लगे हुए हैं, उसका फायदा भी है. कहते हैं कि करीब 85 to 90 करोड़ लोग जो हैं इसमें डेयरी में लगे हुए हैं, व्यवसाय कर रहे हैं. व्यवसाय नहीं है वो, व्यवसाय तो गिने चुने लोग कर रहे हैं. इसीलिए भारतवर्ष में जब आप किसी फार्म को, ऑर्गेनाइज फार्म को, टेक्निकल ऑर्गेनाइज एक्चुअल फार्म को देखना चाहते हैं, जहां हाइजीन की व्यवस्था है, जहां रेस्ट्रिक्शंस हैं, जहां एनिमल को आप टच नहीं कर सकते, अगर एनिमल के पास जाना है तो आपको ड्रेस बदलना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ेगा, फुटबाथ से निकलना पड़ेगा. अगर ये चीजें आप देखना चाहते हैं, शायद ही आपको कोई फार्म कहीं दिखाई दे. तो जिसकी परिकल्पना या जो चीजें वास्तव में विदेशों में हो रही हैं, भारत में कब होंगी? आज का उपभोक्ता इन चीजों को मांगता है. कहां है वो फार्म का फ्रेश मिल्क? हमें चाहिए, और वो कोई भी पैसा देने, कोई भी रेट देने के लिए तैयार है, लेकिन है नहीं. और हम किस पे लगे हुए हैं? कम लगाओ कम पाओ. थोड़ा बहुत घास वास गढ़ करके, थोड़ा बहुत चुनी चोकर खिला दो, जो दूध आता है बेच दो, डेयरी में फायदा मिल जाए, फायदा लेके कमाओ भाई, अपना घर चलाओ. इसीलिए हम दूध प्रोडक्शन में तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर हैं.
लेकिन प्रति एनिमल प्रोडक्शन में 17वें 18वें नंबर पे हैं वर्ल्ड में। तो इसलिए फीडिंग अगर नहीं देखा गया, जिसमें 70% के लगभग खर्चा आता है, जो हमारा रेकरिंग कॉस्ट का इट इज 70% इज ओनली फीडिंग, यू आर गोइंग टू गेट लॉसेस सर, यू आर गोइंग टू गेट लॉसेस। अब देखिए, अच्छा कैटल फीड कुछ ही प्राइवेट के हाथों में क्यों है? कोऑपरेटिव का कैटल फीड कहते हैं कि हम केवल दे विल गिव ओनली टू द कोऑपरेटिव। व्हाई व्हाई नॉट टू अदर पर्संस? Look at how this person is carrying the fodder, green fodder. This is green fodder. Look at that. He has taken from this area. It's just a banjar bhumi, nothing. It is a hard fodder. It is not going to be digested. It is not going to be converted into milk. But the person doesn't have anything. He is just sitting with this, and he will have 2 or 3 animals and he will feed them. Enjoy. Thank you very much. But this is not business. This actually livelihood. This person want to live and he want to feed his family. I'm not talking about this. I'm talking about a technical farm. यहाँ बताता चलूं, I wanted to tell over here, if you prepare cattle feed with the very low formula which is printed on the cattle feed sold in the market, your homemade cattle feed be minimum 50% better than whatever is being sold in the market. It is my challenge, and I throw this challenge. Anybody of who is watching this video, if he can convince me that it is not, and I will convince him 100 times it will be better than whatever you are getting from the market. And how? I will prove it. Let's go to the next slide. What is khatal feeding? This is the system. See how the animals are being reared. See, beautiful shed, beautiful place where the animal will stand, where the animal will sit, where the animal will give gobar, where the animal will feed. Look at that. Aha. And this is in the city. They are supplying milk to the city people on motorcycle and saying that the farm milk, oh, this is farm milk. I am not talking about this kind of farm. It is not a farm. It is a butchery. Good animals are brought, purchased and brought, and they are butchered here. They will not survive for 2 to 3. More than 2 lactation, they will never go more than 2 lactation. They will either become useless, no heat, they will not get conceived, they will be, not bearing the baby. So this is what is going on in the entire country. You go anywhere in any city in India, anywhere, any city, take the best city, Bangalore. Here also you will find. And people are taking this milk. They don't know if the animal is not healthy, their milk is not healthy. But they are just giving any rate and everybody is earning. And nobody knows what they are taking as a milk. The only saving in India is every milk, whether it is a pasteurized milk, whether it is non-pasteurized milk, farm milk, whatever you say, it's not a farm milk at all. It's a contaminated milk. It is going into the boiling system, and that is why you are surviving, sir. Otherwise, you could have received lot of diseases. It's only because of the hard boiling you are living with this milk. Then fodder farm में fodder tree क्यों लगाना चाहिए? This is one of the best question. This is related to the feeding. That's why I have put over here. Green fodder is not available throughout the year. It is correct. It is a truth. All over country you will not get. Somewhere you will get, somewhere you will not get, right? Most of the places you will not get. Then what is the alternative? These are the trees. These are called fodder trees, and they are very nutritious and they are always available. Their leaves and small branches can be cut and fed to the animals. This is highly proteinous.
So that's we have given some pictures so that you can understand that this is important. It is an additional thing free of cost to feed the animals. फार्म में अपने फार्मूले से कैटल फीड तैयार करना कितना कर वेरी इजी. This I am going to take in the second part, animal feeding part 2, how to manufacture cattle feed in a technical farm. Very simple. Whatever you get in the market, it will be much better than what you are getting in the market, and it will be less than half the price. Wait for the part 2. What is this? Why there should be, it should be closed, the market should be closed. Why? Because you have done everything, feeding, beautiful feeding, nice feeding, animal is giving milk, but the milk is not reaching to the market. Then also it is a causing losses. It is related with the feeding or not related with the feeding. Related with the feeding, that you have fed properly, then also you can say, sir, I've got the losses, because the milk has to reach to the consumer to fetch the revenue. Otherwise, you will not be into the profit, right? So if the road is good, if the connectivity is good, if there is no jam, so the milk will reach very fast to the city, your outlet, and it will be sold in the cold condition. It will not spoil, and your farm name will be, everybody will say this farm milk is very good, very good, very good, right? So like that, this is my last slide, a requesting slide. I request here, डेयरी पशु को संतुलित आहार दें, लाभ कमाएं. ये वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें. आप भी कृपया लाइक करें, पसंद करें इस वीडियो को, अपने कमेंट करें जहां आपको लगा हो कि मेरे तरफ से कोई गलत इंफॉर्मेशन दिया गया हो, कोई अच्छा इंफॉर्मेशन दिया गया हो. दोनों में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं तैयार हूं, और दोनों के लिए मैं रिस्पॉन्ड करूंगा. आप कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें. दिस इज ए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सीरीज ऑन एनिमल फीडिंग. ये 2 या 3 पार्ट में आएगा. अब ये पहला पार्ट आपको मैंने बताया है. आप दूसरे पार्ट के लिए तैयार रहिए, वो जल्द ही आपको मिलेगा. अच्छी ट्रेनिंग के लिए, के सहयोग के लिए कृपया संपर्क करें. हम आपको गाइड करें कहां से ट्रेनिंग लेना आपको अच्छा रहेगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारा वीडियो देखने के लिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो. थैंक्स अ लॉट.